टाइम आ रहा है वो। ठीक। प्रिय बच्चों, सत्र 2020-21 में ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि यह जो समय है, यह एक वैश्विक संकट का समय है। इसमें पूरी दुनिया कोरोना नामक महामारी से जूझ रही है। पूरी देश में, पूरी दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति है। पूरे भारत के यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान सब बंद पड़े हैं और कॉलेजों में बच्चों को बुला भी नहीं सकते क्योंकि इतनी भीड़ भड़ाका है, कहीं संक्रमण फैल न जाए। इसलिए यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जानी चाहिए। जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तब आपको वैसे ही पढ़ाया जाएगा जैसे पहले पढ़ाते थे। इसलिए ये जितना भी समय है, जब तक संक्रमण नहीं रुकता है, कोरोना वायरस को रोकने के लिए कोई प्रभावी टीका नहीं आता है, तब तक आपको इसी प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ जो बी पार्ट सेकेंड है, इसकी जो पॉलिटिकल साइंस है, इसमें क्या है कि हम लोग आपको बताएंगे। तो अभी आपने बी पार्ट फर्स्ट भी पास आउट किया है, हालांकि आपको प्रमोट कर दिया गया है। तो वहाँ जैसे आपने फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस देखा होगा, उसी प्रकार से यहाँ भी क्या है कि सिलेबस है। तो यहाँ राजनीतिक विज्ञान की 2 किताबें चलती हैं। एक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है और दूसरी जो किताब है वो क्या है कि आपकी प्रमुख देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं। तो दोनों ही किताबें क्या है कि इम्पोर्टेंट हैं। एक में आपको भारत की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करवाया जाएगा और जो दूसरी किताब है उसमें आपको प्रमुख जो देश हैं, वे देश जिनकी राजनीतिक व्यवस्था का विश्व के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उनका हम लोग क्या है कि आपको अध्ययन करवाएंगे। दोनों ही किताब इम्पोर्टेंट है। और जो पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की जो किताब है, वो ना केवल राजनीतिक विज्ञान के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है, लाभदायक है, अपितु सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट, सभी फैकल्टी के स्टूडेंट, भले वो कॉमर्स के हो, भले वो आर्ट के हो, भले साइंस के हों या कोई और डिसिप्लिन के हों, उन सभी के लिए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की जो किताब है उसका अध्ययन करना आवश्यक माना जाता है। क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो इंडियन है, इंडियन सिटीजन है, उनसे ये आशा की जाती है कि उनको भारत की राजनीतिक व्यवस्था का मोटा मोटा क्या है कि नॉलेज होना चाहिए। जहाँ तक का सवाल है कि आज कंपटीशन का ज़माना है और कंपटीशन में क्या है कि प्रश्न आते हैं विभिन्न प्रकार से, हिस्ट्री के ऊपर आते हैं, पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटिक्स पे आते हैं, इकोनॉमिक्स पे आते हैं, ज्योग्राफी के ऊपर आते हैं, करंट अफेयर्स के ऊपर आते हैं। तो जो भी टेस्ट हो, भले कोई भी टेस्ट हो, तो उसमें कम से कम 20% के आसपास क्वेश्चंस हैं वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से बिलोंग करते हैं, भारत की राजनीतिक व्यवस्था से क्या है कि बिलोंग करते हैं, भारतीय संविधान से क्या है कि आते हैं। तो अगर आपने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन किया है यहाँ, तो आपको भविष्य में जो अच्छे जो आप टेस्ट देने जा रहे हो या दोगे, तो उसमें क्या है कि आपके लिए लाभदायक होगा, आपको ज़्यादा भविष्य में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम ये बहुत रुचिकर सब्जेक्ट है। इसमें बहुत बातें आपको बताई जाएंगी। तो यहाँ क्या है कि जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम नाम की जो किताब है उसको हमें जनरली क्या है कि 2 भाग में बांट कर देखते हैं। एक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 से लेकर हम लोग क्या है कि 1947 से या 45 तक का जो समय है उसको हम जोड़कर देखते हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या हैं, किन किन परिस्थितियों के कारण क्या है कि हमारा देश गुलाम बना। भारतीय जो महानायक थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने किन समस्याओं से ग्रसित होकर, किन परिस्थितियों को देखकर उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखी। उसके बाद में क्या है कि हम लोग इसी में हम देखते हैं कि एक 1885 में 26 से 28 दिसंबर
1885 को मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम की संस्था की स्थापना होती है। और तात्कालिक समय के सभी जो लीडर थे, भले वो कोई भी हो, तो सभी ने क्या है कि इस कांग्रेस के झंडे के कांग्रेस का जो कांग्रेस नाम की ये जो संस्था थी, इसी में रहकर क्या है कि राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि यहाँ 1905 में वहाँ राष्ट्रीय ये कांग्रेस के नेता दो भाग में बट गए थे, एक गर्म दल हो गया था, एक नरम दल हो गया था जिनको क्रमशः हम उदारवादी और उग्रवादी कहते हैं। तो यहाँ ये जो पहला जो पार्ट है वो क्या है कि रुचिकर है। यहाँ आपको ये बताया जाएगा कि भारत गुलाम क्यों बना। जैसे 712 में बिन कासिम आया था, भारत के ऊपर कई आक्रांत आए, बिन कासिम आया, उसके बाद में पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, और उसके बाद में क्या है कि इंग्लैंड आए जहांगीर के समय में। 31 दिसंबर 1600 को सूरत में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो शुरू में ये जो आपके अंग्रेज आए थे, व्यापारी बन के आए थे भारत से, क्या है कि मसालों का क्या है कि ये लोग व्यापार करते थे। मगर जब इन लोगों ने देखा है कि भारत की राजनीति में क्या है कि इंटरनल में क्या है कि फूट है, हिंदू जो समाज का जो कुनबा था वो सामाजिक दृष्टि से क्या है कि बटा हुआ था, धार्मिक दृष्टि से भी यहाँ लोग क्या है कि एक दूसरे से बटे हुए थे, और यहाँ के जो रजवाड़े थे वो क्या है कि सत्ता के लिए क्या है कि अपने राष्ट्र के हित हैं वो क्या है कि दांव पे लगा रहे थे। तो इन परिस्थिति में आकर क्या है कि अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ भारतीय समाज क्या है कि बटा हुआ है, तो उन लोगों ने 1757 के आसपास शक्ति का खेल क्या है कि खेलना शुरू कर दिया। जब 1757 में क्या है कि उन लोगों ने प्लासी का युद्ध जब लड़ा गया, तो वहाँ सिराजुद्दौला की हार होती है, और इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका शासन क्या है कि इंडिया में स्थापित हो जाता है। 1757 से लेकर 1857 तक का जो ये जो 100 साल का समय है, उसके बाद में क्या है कि 1857 में हमारे जो पूर्वज थे, झांसी की रानी थी, नाना साहब थे, या आपके और कई लोग थे, तो उन लोगों ने क्या है कि ब्रिटिश साम्राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती देने की क्या है कि कोशिश की। मगर क्या है कि संख्या बल के हिसाब से देखा जाए, आधुनिक हथियारों के हिसाब से देखा जाए, तो अंग्रेज क्या है कि हमारे ऊपर भारी पड़ते थे। जल्दी ही इसे ये जो मूवमेंट था, ये जो आंदोलन था, वीर सावरकर ने क्या है कि इसको भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन कहा था, इसको क्या है कि दबा दिया गया। मगर जो ही क्या है कि 1857 की क्रांति हुई, हालांकि असफल हो गई थी, हमारे जो राजा महाराजा थे उन लोगों ने अधिकांश ने क्या है कि जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका समर्थन किया था। मगर ये जो क्रांति थी एक महान क्रांति थी। इन्होंने क्या है कि अंग्रेजी जो साम्राज्य था उसके अंग्रेजी जो रणनीतिकार थे उनकी क्या है कि आंखें खोल दी थी, और अंग्रेजों ने क्या है कि महसूस किया कि अगर हम लोग क्या है कि जल्दी ही अगर नहीं संभले तो ये क्या है कि दोबारा क्या है कि इस प्रकार का रिवॉल्यूशन हो सकता है। तो वहाँ क्या है कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य एलिजाबेथ थी, उन्होंने 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया। उस कानून के तहत क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसका खात्मा कर दिया, और भारत का जो शासन था वो प्रत्यक्ष रूप से क्या है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है इसके नेतृत्व में आ गया। तो सत्ता हस्तांतरण नामक कानून बनाया गया। उसके बाद में 1858 से लेकर क्या है कि जब तक आज़ादी नहीं मिली हमें, तब तक हम लोग क्या है कि अंग्रेजी जो पार्लियामेंट है या अंग्रेज थे, अंग्रेजी हुकूमत ब्रिटिश सांसद के माध्यम से हमारे ऊपर राज करती थी। तो यहाँ क्या है कि 1858 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1858 की क्रांति हुई। तो इस 100 साल के 100 साल के इतिहास में अंग्रेजों ने पूरे भारत के ऊपर क्या है कि अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था। तो अंग्रेजी साम्राज्य है वो भारत के लिए नेगेटिव भी था, मगर क्या है कि हर चीज़ जो होती है उसके पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ते हैं। तो हम आपको जब डिटेल से पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि अंग्रेजों ने क्या नेगेटिव प्रभाव थे, क्या पॉजिटिव थे। मगर यहाँ क्या है कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ 1857 की क्रांति के बाद में 20-30 साल के बाद में 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, और कांग्रेस की स्थापना होने के बाद में क्या है कि लोग एकजुट होकर क्या है कि ब्रिटिश साम्राज्य है इसका विरोध करते हैं। इसके बाद में क्या है कि भारत की राजनीति में जैसे 3-4 लोग आते हैं। पहला गोपाल कृष्ण गोखले की एंट्री होती है, उन्हें क्या है कि नरम दल का नेता माना जाता है। उसके बाद में क्या है कि आपका तिलक आता है। तिलक को क्या है कि हम नरम उग्र दल का नेता मानते हैं।
और उसके बाद में 1917, 1920 से 1947 तक का जो समय है उसमें गांधी जी आते हैं। तो बाकायदा क्या है कि भारतीय राष्ट्रवाद को हम 3 भाग में क्या है कि बांट कर अध्ययन करते हैं। 1885 से लेकर 1905 तक का जो समय है वो उदारवादी युग है। इस उदारवादी युग में कई महान नेता हुए थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे, मेहता थे, रानाडे साहब थे, बदरुद्दीन तैयब जी साहब थे, और भी कई थे, दादा भाई नेहरूजी थे, एलन आक्टोवियम होम साहब थे। मगर यहाँ इनमें से क्या है कि निश्चित रूप से ये जो महान थे, गोपाल कृष्ण गोखले महान थे। उसके बाद में हम देखते हैं कि 1905 का जो सूरत का अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस के नेताओं में क्या कि आपस में फूट पड़ती है, और कांग्रेस के नेताओं में कुछ ऐसे लोग उभर कर सामने आते हैं। वो एक सोचते हैं, वो ये मानते थे कि अंग्रेज जो हैं वो क्या है कि व्यापारिक कौम है, ये क्या है कि भाईचारे से, प्यार से, प्रार्थना पत्रों से, प्रतिनिधि माध्यमों से क्या है कि अपनी बात नहीं मानती है। तो इसके लिए क्या है कि इसको दबाव में लाया जाना चाहिए, प्रेशर की भांति क्या है, प्रेशर को क्या है कि काम में लेना चाहिए। प्रेशर कई प्रकार का हो सकता है। वो स्वदेशी का नारा देते थे, बहिष्कार का नारा देते थे, राष्ट्रीय शिक्षा का नारा देते थे। तो वहाँ 1906 से 1919 तक का जो समय है इसको हम लोग क्या है कि तिलक क्रांतिकारी युग के नाम से जानते हैं। इस क्रांतिकारी युग में क्या है कि कई नेता थे, जैसे ये आपका तिलक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, यहाँ विपिन चंद्र पाल थे, अरविंद घोष थे, लाला लाजपत राय थे, और भी कई हो सकते हैं। मगर निश्चित रूप से उनमें से क्या है कि तिलक महान थे। तो तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं प्राप्त करके रहूँगा। तिलक क्या है, काफ़ी पढ़े लिखे आदमी थे। उन्होंने गीता रहस्य लिखी, न्यूयॉर्क एट होम इन द वेदास लिखी, और वो क्या है कि प्रकांड विद्वान थे, गणित में भी इंटेलिजेंट थे, संस्कृत के ऊपर उनका कमांड था, अंग्रेजी के ऊपर उनका कमांड था। तो 1919 के आसपास क्या है कि इंटरनल पॉलिटिक्स और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में क्या है कि व्यापक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यहाँ जो क्रांतिकारी लोग थे वो या तो क्या है कि बेड रेस्ट में थे या उनके उत्साह में कमी हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या है कि इंग्लैंड अटका हुआ था, पहला विश्व युद्ध चल रहा था, वहाँ इंग्लैंड की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो इस समय में भारत की राजनीति में एक शक्ति शून्यता छा गई थी। शक्ति शून्यता छा गई थी। तो वहाँ गोपाल कृष्ण गोखले के निमंत्रण पर मोहनदास करमचंद गांधी नाम के एक व्यक्ति आते हैं। वो भारत की राजनीति में क्या है कि शामिल होते हैं। जो ही वे क्या है कि भारत की राजनीति में एंटर करते हैं, तो उन्होंने एंटर किया था ब्रिटिश साम्राज्य के सहयोगी के रूप में। जो ही उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के सहयोगी के रूप में एंटर किया, तो अंग्रेजों ने उनको केसर ए हिंद की क्या है कि उपमा दी। अंग्रेज क्या है कि समय समय के ऊपर इस प्रकार के अवार्ड देते थे, जैसे राय का है, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का है, सर का खिताब है। जो ब्रिटिश साम्राज्य के सहयोगी होते थे उनको इस प्रकार के अवार्ड्स देते थे। तो गांधी जी ने क्या है कि भारत की राजनीति में एंटर किया ब्रिटिश साम्राज्य के सहयोगी के रूप में, और वे अन्य उदारवादियों की भांति ये मानते थे, ये मानकर चलते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य क्या है कि भारत के लिए एक वरदान है। मगर जल्दी ही इस प्रकार की कुछ घटनाएं घटित हुई, जैसे अंग्रेजों ने एक रोलेट एक्ट कानून बनाया था 19 में। उस रोलेट एक्ट कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना कोई मुकदमा चलाए क्या है कि मनचाहे समय तक गिरफ्तार किया जा सकता था, नज़रबंद किया जा सकता था। तो यहाँ इस प्रकार का ये जो काला कानून था, मोतीलाल नेहरू ने इसे गैंगिंग एक्ट का नाम दिया था। जो ही क्या है कि कानून बना, इसका विरोध हुआ, और इसका विरोध क्या है कि ज़्यादा विरोध यहाँ पंजाब में हुआ। तो पंजाब के 2 नेता थे, एक डॉक्टर सत्यपाल था, एक डॉक्टर कीचलू था। तो उनको क्या है कि अरेस्ट करके धर्मशाला में क्या है कि भेज दिया गया था। तो उनकी रिहाई के लिए बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को वहाँ जलियांवाला बाग में क्या है कि एक सभा का आह्वान किया जाता है। वो लोग शांति प्रिय तरीके से क्या है कि मांग व्यक्त कर रहे थे कि हमारे नेताओं को छोड़ा जाए। वही क्या है कि माइकल ओडायर आता है और निहत्ती भीड़ के ऊपर क्या है कि गोली चलाने का आदेश देता है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 500-600 लोग मरे थे, और क्या है कि प्राइवेट दूसरे हिसाब से अगर देखा जाए तो हो सकता है कि हजारों की जनसंख्या में जो भारत के जो लोग हैं वो शहीद हुए थे। जो ही ये घटना घटित हुई तो गांधी जी के हृदय के ऊपर, गांधी जी के दिमाग में क्या है कि अलग प्रभाव पड़ा, और उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य का विरोध किया और केसर ए हिंद की जो उपमा थी वो लौटा दी। गांधी जी से प्रेरित होकर गांधी जी का 5वां बेटे थे जो जमनालाल बजाज थे, उन्होंने ऑनरेरी मजिस्ट्रेट की उपमा लौटा दी।
रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि के ऊपर नोबेल मिला था, उसने सर का खिताब लुटा दिया। शंकरन नायर जो वायसराय की कार्यकारिणी में मेंबर थे, उन्होंने क्या है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार से गांधी जी ब्रिटिश साम्राज्य के सहयोगी के रूप में एंटर हुए थे, मगर जल्दी ही क्या है कि असहयोगी के रूप में वे आते हैं। और इस प्रकार से 1920 से लेकर 1947 तक का जो समय है, आज़ादी तक का समय है, वो क्या गांधी युग के नाम से जाना जाता है। बाकी आपको कल बताएं।